हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इस वीडियो के बाद सबका वेस्पर थ्योरी होगा क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल, तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो सभी तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉसल-लुईस अप्रोच में हमने देखा कि यार लुईस स्ट्रक्चर से हमें अच्छा खासा आइडिया मिल रहा था कि किस तरीके से दो एटम्स या दो से अधिक एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ रहा था, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर से हमें मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था कि उसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, एंगुलर होगा, कुछ और शेप होगा, नो आइडिया, राइट। तो इसीलिए उसके बाद आया वेस्पर थ्योरी। वैसे वेस्पर जो है किसी का नाम नहीं है, ये जो थ्योरी है ये है VSEPR थ्योरी। तो इसे हम ऐसे ही शॉर्ट में इजी लगता है बोलने के लिए, तो हम कई बार बोलते हैं इसे वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है। तो ये थ्योरी कहती है कि जब भी दो एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कौन से लोग, उस एटम के कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का रोल होता है, ठीक है। अब जैसे ही दो एटम्स पास आते हैं तो जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज है, मैं भी नेगेटिव, तू भी नेगेटिव, तो हमारे बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा कि यार तुम दूर ही रहो मुझसे, राइट। क्योंकि अगर दो लाइक चार्जेस बहुत पास आ जाएंगे तो क्या होगा? फाइट होगी, लड़ाई होगी। तो इससे अच्छा है सब शांति से रहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे कि हम जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहते हैं। और ये जो दूर रहने की चाहत है, इसी की वजह से हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग शेप्स मिलते हैं, एंड दैट इज वेस्पर थ्योरी। बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये रिपल्शन वाला फंडा समझ में आ गया तो समझो वेस्पर थ्योरी हो गया क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले फटाफट से वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को जानेंगे। पोस्टुलेट नंबर 1, the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom। तो चाहे मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं, उसके सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मुझे बताएगा कि उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है। इसके बारे में हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, बट एक बार फिर से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। अब जो बीच वाला एटम है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में मेरा सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है, बिल्कुल। अब अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है? इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, बिल्कुल। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर क्या रहे हैं फिलहाल CO2 में? ये जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिजी हैं ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन के साथ दोस्ती हो रखी है इनकी, बॉन्ड बना रखे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड में लगे हुए हैं, जिसकी जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स, लोन मतलब लोनली, जो बिल्कुल अकेला है, कोई दोस्त यार नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी से, ऐसे ही बैठा है अकेला, वो हो गया लोन पेयर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन की बात करें तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि कार्बन के जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे बॉन्ड हैं, बॉन्डेड हैं। यहां पर लोन पेयर्स 0 है, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में मेरा सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन, बिल्कुल। ऑक्सीजन में अगर आप ध्यान दो तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, राइट।
6 में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इनफैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो वेले हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो अकेले हैं, लोनली हैं, तो दे आर लोन पेयर्स। ध्यान देना है कि ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर्स हैं, 2, क्योंकि हम पेयर में बात कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोनली हैं, 2। ठीक है, तो सबको समझ आ गया, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम कुछ भी करेंगे ना, पहला स्टेप होगा ये फाइंड आउट करना कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। तो शॉर्ट में हम इसे बीपी और एलपी लिखेंगे अभी थ्रू आउट द वीडियो। तो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 2 ये कहता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई पोजीशंस इन स्पेस that minimizes repulsion and maximizes the distance between them। मतलब ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जैसे अभी हमने बात करी ना लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के बारे में, तो ये जो वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मकसद एक ही होता है कि इन्हें आपस में रिपल्शन कम रखना है, क्योंकि इन्हें पता है कि यार इलेक्ट्रॉन हमारी आपस में तो बनती नहीं है, हम दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम जो है ना दूर रहें एक दूसरे से। तो हमेशा ये आइडिया रहेगा कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, जितना दूर रहेंगे उतना रिपल्शन कम होगा, उतना लड़ाई कम होगा और उतनी ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लड़ाई झगड़ा घर में होगा तो कहां से हम स्टेबल रह पाएंगे, राइट? हम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए यहां पर ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनका यही आइडिया होता है कि यार हम किस तरह से ज्यादा दूरी पर रहें। ठीक है, अब दूरी पर कहां रहें? तो यहां पर हम ये एज्यूम करेंगे जो हमारा वैलेंस शेल है, जो बाहर वाला जो शेल है ना, दैट इज लाइक अ स्फीयर। एक स्फीयर है, एक बड़ा सा बॉल है समझ लो। ठीक है, तो इस बॉल के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, और ये जो रहने के दूर रहने की जो इच्छा है इनकी, इसी से हमें अलग अलग शेप्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो अब आप इसको रिलेट करो। पहले पोस्टुलेट ने कहा कि सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये खुद को कहां पे रखेंगे ताकि इनके आपस का रिपल्शन मिनिमम हो, राइट? तो देखो धीरे धीरे ना इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है, मॉलिक्यूल के शेप का आइडिया लग रहा है, और वही तो मेन एजेंडा है वेस्पर थ्योरी का, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा पोस्टुलेट। अब तीसरा पोस्टुलेट ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता है और वो रट लेते हैं, बट आप नहीं रटोगे। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में रिपल्शन तो होता ही है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब रिपेल करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे कम होता है। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो लॉजिक तो हम समझेंगे, उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं कि ये याद कैसे रहेगा कि लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम होता है। तो लोन पेयर यानी कि लड़ाकू पेयर, वेला है, अकेला है, किसी से दोस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लड़ाकू है, राइट? तो लोनली पेयर इज लड़ाकू पेयर, और चूंकि वो लड़ाकू है तो वो ज्यादा रिपेल करेगा। तो लोन पेयर, लड़ाकू पेयर मतलब रिपल्शन सबसे ज्यादा, फाइट सबसे ज्यादा। याद रहेगा सबको? ठीक है। और दूसरी तरफ जो बॉन्ड पेयर है वो तो भाई अच्छे लोग हैं, बॉन्ड बना रखी है, दोस्ती बना रखी है, तो वो लड़ाई कम करेंगे, रिपल्शन कम करेंगे। ठीक है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब एक लड़ाकू है, दूसरा बॉन्डेड है, तो उनके केस में जो है लोन पेयर से कम लड़ाइयां होंगी, पर बॉन्ड पेयर से ज्यादा लड़ाइयां होंगी। बस हो गया, याद हो गया। अब किसी को इसे रटने की जरूरत ही नहीं है, सबको इस मेमोरी टिप से ही याद रहेगा। ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरह सोच के इसका लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब होता यह है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसने किसी से बॉन्ड तो बनाई नहीं है, वो किसी एक एटम के ऊपर ही रह रहा है, तो वो बिल्कुल फ्रीली आराम से मूव कर सकता है। एंड एज अ रिजल्ट वो क्या कहेगा, वो बिल्कुल खुला रहेगा, एकदम बहुत सारा जगह लेके रहेगा और कहेगा दूसरों को, कहेगा भागो भागो भागो, मेरे जगह से भागो। सो दे विल एक्चुअली रिपेल मोर, जो लोन पेयर है।
ठीक है। और वहीं अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें, वो चूंकि एक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, राइट। अगर आप वाटर का एग्जांपल लो तो उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी दिखेंगे जो सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, वो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और वहीं आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक बॉन्ड में बंधा हुआ है, राइट। वो दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो रहा है, तो उसके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है कि वो इधर उधर घूमे, राइट। तो वो बहुत ज्यादा इधर उधर घूम नहीं पाता है, बहुत लिमिटेड स्पेस है उसके पास, एंड एज ए रिजल्ट उसके पास रिपेल करने का ऑप्शन भी कम है। सो बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में दिस इज द रीजन जिसकी वजह से जो लोन पेयर रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये जो पॉस्टुलेट है इसका मॉलिक्यूल के शेप से क्या लेना देना है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आते हैं जिनकी जो ज्योमेट्री है ना वो सेम होती है। ज्योमेट्री एज इन मतलब अभी तक जो हमने पॉस्टुलेट 1 और 2 में डिस्कस किया, जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल में सेम होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी उनका जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूं मैं, ये 3 स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लो, मीथेन, एमोनिया और वाटर, ठीक है। थोड़ी ही देर बाद हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे कि कैलकुलेशन वाइज अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो सब देखें तो इनके जो स्ट्रक्चर्स है ना वो सेम ही आते हैं, ठीक है, मतलब इनकी ज्योमेट्री सेम ही होती है। बट हम क्या देखते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है ना, इनका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें तो वो एंगल 109.5 डिग्री है, वहीं एमोनिया में इट इज 107 डिग्री और वहीं वाटर में इट इज 104.5 डिग्री। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज हैं, इनके शेप में जो ये चेंजेस हैं, ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनके जो रिपल्शंस हैं उनकी वजह से। तो इसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया, राइट, कि पोस्टुलेट 3 जो है दैट ऑल्सो एड्स टू द नॉलेज ऑन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोस्टुलेट नंबर 4 ये कहता है कि एक मल्टीपल बॉन्ड को वेस्पर थ्योरी में हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली क्या होता है, वेस्पर थ्योरी अगर हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, नॉर्मली क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 2। एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 3, करेक्ट। लेकिन वेस्पर थ्योरी में हम कहते हैं कि चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हम सभी बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, हम उसे सिंगल बॉन्ड एज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल है तो डबल ही रहेगा, बट हम उसे एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तब हम क्या कहेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 1। हम 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उस डबल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम कहेंगे एक डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर है। सुपर पेयर वर्ड के आ जाने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां जो बॉन्ड है ये मल्टीपल बॉन्ड है, या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, हम कहेंगे एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता ये ट्रिपल बॉन्ड है, हमारे लिए इस ट्रिपल बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो इसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स बनाता है। अगर मैं पूछूंगी इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, तो आप कैसे सोचोगे? इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, राइट, यानी कि इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 2, करेक्ट। अब बात करते हैं BeCl2 की, यानी कि बेरिलियम क्लोराइड की। इसमें क्या होता है, बेरिलियम क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि यहां पर भी बॉन्ड पेयर्स हैं 2। तो आप देखो ये दोनों एग्जाम्पल्स में हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉन्ड डबल है या सिंगल, दोनों ही केस में हम कह रहे हैं कि बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं?
2। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गड़बड़ाना नहीं है, फिर आगे जाके आप कंफ्यूज होगे। तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि कैसी कैसी ज्योमेट्रीज और शेप्स हमें मिल सकती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जैसा कि मैंने बताया था, जब कभी हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा जिसका हमें शेप बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उसके सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड पेयर्स और कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को हम ऐड कर देंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, ठीक है। अब मान लो आपको यह पता लगता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज 2, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। कहां रखना है, वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल क्या है, एक स्फीयर है। तो अब इसे हम समझते हैं बलून से, देखो कितना आसान हो जाए। तो लेट अस सपोज ये जो 2 बलून्स हैं, ये लेट्स से दीज आर लाइक ऑर्बिटल्स। एक बलून के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपने ये फाइंड आउट किया कि इस मॉलिक्यूल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अब इस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को आपको इस स्फीयर के अंदर ऐसे अरेंज करना है कि दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे रखेंगे नहीं चलेगा, और दूर करते हैं, थोड़ा और दूर कर दिया, और दूर कर दिया, और दूर कर दिया, ठीक है। देखो इस पॉइंट पर जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा, राइट। अगर वापस से इसे मैं यूं नीचे ले जाऊं तो क्या होगा, ये फिर से पास आने लगेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो है मेरा एप्रोप्रिएट पोजीशन है, करेक्ट। तो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होगा तो उसका शेप कैसा होगा, उसका ज्योमेट्री या शेप होगा लीनियर, जैसे कि आप यहां देख रहे हो। बच्चों एक सिंपल सी बात यहां पर मैं बता दूं कि ज्योमेट्री और शेप, ये दोनों वर्ड्स में कुछ फर्क होता है जो हम थोड़ी ही देर में समझेंगे, ठीक है। तो अगर 2 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो मेरा ज्योमेट्री होगा लीनियर, जस्ट लाइक दिस। अब आप इसे किसी मॉलिक्यूल से कंपेयर कर लो, फॉर एग्जाम्पल BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, देखो उसका भी स्ट्रक्चर होता है लीनियर। अब हम बात करते हैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 3, ठीक है। तो अब 3 को हमें अगेन इस स्फीयर के अंदर ऐसे एडजस्ट करना है कि तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, एंड वी सी कि ये है वो अरेंजमेंट। जब हम इस स्फीयर के अंदर उसे ऐसे अरेंज कर देंगे, या फिर आप ऐसे देख लो, ऐसे अरेंज कर देंगे, तो क्या होगा, ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल है इनके बीच का, दैट एंगल इज 120 डिग्री ईच। So this is the best possible arrangement inside this sphere. तो ये इस शेप को हम क्या कहेंगे, 3 चीजें हैं। So trigonal, और ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, राइट। दिस इज लाइक वन सिंगल प्लेन, सो द नेम इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से BF3 का, तो इसकी जो शेप है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो 4, ठीक है, टोटल नंबर पेयर्स मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, तब मेरा शेप कैसा होगा, तब फिर से मैं सारा हिट एंड ट्रायल ट्राई करूंगी और फाइनली मैं देखूंगी कि ये 4 बैलून्स को जो है अगर मुझे स्फीयर के अंदर ऐसे फिट करना है ताकि ये चारों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, तो मुझे मिलेगा कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। सो दिस इज आवर टेट्राहेड्रल शेप। सो दीज शेप्स ऑफ बैलून्स आर जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से ये शेप्स बनते हैं। एंड इस शेप को हम क्या कहते हैं, टेट्रा मतलब 4, 4 बैलून्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, सो टेट्राहेड्रल, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। नाउ व्हाट अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5 हो तब कैसा होगा शेप, तब इन्हें अगर हम अरेंज करें स्फीयर के अंदर तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बड़ा सा नाम है लेकिन देखो कितना अप्रोप्रिएट नाम है। यहां से अगर आप इसे ज्वाइन करो, ऐसे एज्यूम करो
तो ये एक पिरामिड के जैसा बनेगा। उसी तरह नीचे से भी अगर आप यूं ज्वाइन करो, क्या बनेगा? पिरामिड जैसा बनेगा। दो पिरामिड बन रहे तो बाई पिरामिडल हो गया, हुआ कि नहीं? और ये जो पिरामिड का जो बेस है ये क्या है? तीनों येलो बलून को अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो यू गेट अ ट्रायंगल। सो दिस इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। सिंपल। शेप अगर समझ में आ गया तो नाम तो वैसे ही याद रहेगा, राइट? सो दिस इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। बे शेप की अगर थोड़ी और डिटेल हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो पर्पल बलून्स का जो ये लाइन है और ये जो येलो बलून्स हैं, दे मेक 90 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और ये जो दो येलो बलून्स हैं इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। एंड दिस शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 में आपको देखने को मिलेगा ये वाला शेप, जहां पर सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस एंड इट इज अटैच्ड टू 5 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कहां पर है इन बैलून के अरेंजमेंट्स में? आपको पता है, राइट? जहां पर ये सारे बैलून्स बीच में टाइड है, सो दैट सेंट्रल पोजीशन इज द सेंट्रल एटम। एंड फाइनली जब आपके पास टोटल 6 बलून्स यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तब आपको मिलेगा एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब देखो, अभी तक जो है हमने कितनी ज्योमेट्री डिस्कस की? तो हमने अभी तक डिस्कस किया है लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। एंड ट्रस्ट में बच्चों, अगर आपको ये 5 स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए कि कितने बलून्स रहने पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो समझ लो कि अब आगे हम जो भी करने वाले हैं ना, वो सब कुछ आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में होगा। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बलून्स के जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया, वेस्पर थ्योरी यूज करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आराम से बता दोगे। तो अभी तक हमने इन बलून्स के हेल्प से जो भी स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए और जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, खास करके जैसे कि BeCl2, BF3, CH4, PCl5, इन सब में एक कॉमन बात थी, और वो कॉमन बात ये थी कि इन सब के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 थे, यानी कि इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं सेंट्रल एटम के ऊपर, सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब आप पूछोगे ठीक है, बट अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहे भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में आ जाएंगे तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ये रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आने लगेंगे। एंड दिस इज वेयर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शेप एंड जियोमेट्री सेपरेटली। यहीं पे मैं बताऊंगी कि शेप और ज्योमेट्री दो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अभी तक ये जो बलून से हमने जो भी स्ट्रक्चर्स की बात की, व्हाट वेर दे वेर ज्योमेट्री। चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो ट्राइगोनल प्लेनर हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, चाहे वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो या फिर ऑक्टाहेड्रल हो, ये सारे जो हमने डिस्कस की दे आर ऑल ज्योमेट्रीज। और ज्योमेट्री क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो पता चलता है उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन से। मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट साथ में बताता है कि इसका ज्योमेट्री कैसा है। ठीक है, लेकिन जहां हम शेप की बात करते हैं तो शेप इज डिफाइंड बाय बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जहां पर बॉन्ड है वही सिर्फ शेप को बताएगा। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का हम शेप देखने की कोशिश करेंगे तो आप यूं समझो कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो वो वेल्ले वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो अकेले पड़े हैं, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, मतलब गायब हो नहीं जाएंगे। शेप को बताने के लिए यू विल एज्यूम कि जो मेरे लोन पेयर है वो नहीं है, क्योंकि शेप हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स बताता है। जहां पर बॉन्ड बन रहा है वही सिर्फ हमारा शेप बताता है। ठीक है, तो अब सबको समझ आया कि अभी पीछे मैंने जो भी एग्जाम्पल्स लिए थे ना, BeCl2, BF3, CH4, PCl5, इन सब में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं। चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, इसीलिए इनकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम थी। तो अगर मैं BeCl2 की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है और इसकी शेप भी लीनियर है। अगर मैं BF3 की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री
ट्रायंगुलर प्लेनर है और इसके शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसके बाद मुझे कुछ खास समझाने की जरूरत ही नहीं है। वी आर ऑल सेट टू लुक एट एग्जाम्पल्स। तो अब हम क्या करेंगे? एक के बाद एक हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स देखेंगे। कहीं पेयर लोन पेयर 0 होंगे, कहीं पर लोन पेयर्स नॉन 0 होंगे। हम देखेंगे कि कैसे उनकी ज्योमेट्रीज अलग अलग हैं, शेप्स अलग अलग हैं और किस तरीके से हम उनकी ज्योमेट्री और शेप्स निकालते हैं यूजिंग वेस्पर थ्योरी। तो चलो लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप बस मेरे साथ साथ जो है ये स्टेप्स फॉलो करते चले जाओ, तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से आप सभी मॉलिक्यूल का शेप बता पाओगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम है कार्बन। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि कार्बन में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे? लुईस स्ट्रक्चर के हेल्प से। हम सभी को लुईस स्ट्रक्चर बनाना आता है अभी तो देखो इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चारों जो है ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। तो यानी कि यहां पर लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है। हमने वेस्पर थ्योरी का एक पोस्टुलेट पढ़ा था जो कहता था कि चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हम सबको सिंगल बॉन्ड की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल बॉन्ड इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर वैसे कायदे से देखा जाए तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम इस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कंसिडर करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन का सुपर पेयर। यही तो हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट में, राइट? तो हम डबल बॉन्ड को डबल की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे इधर एक सिंगल बॉन्ड है, इधर एक सिंगल बॉन्ड है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी वेस्पर थ्योरी लगाना है, बॉन्ड डबल हो चाहे ट्रिपल हो, हम सब कुछ को सिंगल बॉन्ड की तरह एज्यूम करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर निकालते हैं। ये हमें ज्योमेट्री बताता है। ठीक है, तो 0 + 2 यानी कि 2 है। इसका मतलब हम क्या याद करेंगे? याद करो, अभी हम बलून के हेल्प से बहुत सारी चीजें देख रहे थे कि अगर हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब मेरी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। एग्जैक्टली, यही तो सीखा था हमने कि एक एक बलून जो है मेरा वो एक एक ऑर्बिटल की तरह है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली एक बलून इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेंगे और तब उनका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। तो बेसिकली इस केस में इनकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं शेप की, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होता है, तो शेप क्या हो जाएगा? यहां पर लोन पेयर क्या है? 0। तो जिसका भी लोन पेयर 0 होता है उसका शेप और ज्योमेट्री सेम होता है, तो इसका शेप भी हो जाएगा लीनियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्योमेट्री और शेप दोनों लीनियर है। तो इस तरह का दिखता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसी टाइप के स्ट्रक्चर से अभी जितने भी हम मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। जहां पर ये जो व्हाइट वाले आपको बॉल्स दिख रहे हैं वो डिफाइन करेंगे बॉन्डेड एटम्स को, और जो ये पिंक वाला है दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल एटम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं बताती हूं। आप अपने बुक में देखोगे कि एक टेबल दी हुई है जहां पर बहुत सारे फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, जैसे AB, AB2, AB3। तो जैसे जैसे हम ये एग्जांपल्स डिस्कस करते चले जाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली CO2 जो है वो AB2 फॉर्म का मॉलिक्यूल है, जहां पर A सेंट्रल एटम है, B जो है ये बॉन्डेड एटम्स है, यहां पर 2 बॉन्डेड एटम्स है और यहां पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं बोरोन क्लोराइड का, BCl3। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल एटम क्या है? बोरॉन। ठीक है, बोरॉन से 3 क्लोरीन जो है वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही करना है कि बोरॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने हैं। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1।
यही होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, तो देखो यानी कि इसके कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 1, टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तीनों जो है ये बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब लोन पेयर कितना है, 0। बॉन्ड पेयर कितना है, यहां पर कितने बॉन्ड्स हैं, 3 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर। एक सिंगल बॉन्ड इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, तो बॉन्ड पेयर है 3। अब अगला हम क्या करेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना आएगा, 3। तो जब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 3 है, मतलब जब आपके पास 3 बलून्स होते हैं तो कौन सा शेप होता है, कौन सी शेप में वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, एग्जैक्टली। तो इसका जियोमेट्री क्या हो जाएगा, इसका जियोमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शेप की। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि लोन पेयर क्या है, 0, तो यानी कि शेप और जियोमेट्री बराबर होगी, तो इसका शेप भी होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां पे आप देख रहे हो कि ना 2 अलग तरह की लाइंस बनी हुई हैं, एक बोल्ड लाइन है और एक जो है डॉटेड लाइन है, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बोल्ड मतलब ये जो लाइन है ना, ये दिखा रहा है कि ये वाला जो BCl बॉन्ड है ये आपकी तरफ है, इसका डायरेक्शन, और जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रहा है कि वो पीछे की तरफ है। तो मतलब वो आपको ना वो 3D वाला इफेक्ट देने के लिए हमने ये बोल्ड और डॉटेड लाइन यूज हम जनरली करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली। ठीक है, तो कुल मिला के BCl3 कुछ ऐसा दिखेगा, पिंक वाला सेंट्रल एटम यानी कि बोरॉन और व्हाइट वाले क्लोरीन के एटम्स यानी कि बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, हम अपना वही सिंपल सा स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे। यहां पर मेरा सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, तो वैलेंस शेल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू n = 3, तो यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 + 4 यानी कि 6, तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम क्या देखते हैं कि यहां पर लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर है, पेयर की बात कर रही हूं मैं, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, हमें डबल बॉन्ड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इधर एक बॉन्ड है इधर एक बॉन्ड है, मतलब इधर एक बॉन्ड पेयर इधर एक बॉन्ड पेयर, तो टोटल 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3। तो कौन सा वाला सिचुएशन आ गया, 3 बलून वाला सिचुएशन आ गया है कि नहीं। 3 बलून को कैसे लगा सकते हैं हम, 3 बलून को तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, यानी कि जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात करते हैं शेप की, शेप क्या होगी, अब यहां पर जो है लोन पेयर 0 नहीं है, यानी कि शेप इसकी कुछ अलग होगी। ठीक है, और शेप कौन डिटरमाइन करता है, शेप डिटरमाइन करता है सिर्फ बॉन्ड पेयर। ठीक है, शेप में लोन पेयर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पर जो है ना ऊपर, यहां पर ये लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर वाला पार्ट है ना, जब हम शेप की बात करते हैं तो ये मेरा इनविजिबल पार्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम शेप की बात करते हैं, इसको इस तरीके से मैं ये ट्रिक्स बता रही हूं कि कैसे आप कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। शेप की बात करोगे मतलब लोन पेयर मेरा गायब हो गया, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सिर्फ ये और ये दिख रहा है, करेक्ट। तो ये कैसा शेप है, कुछ इस तरह का शेप मुझे दिख रहा है। सो दिस शेप इज कॉल्ड बेंट शेप, बेंट कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो यहां पर कैसा हमने बनाया है, ये हमने येलो बना रखा है। ये येलो क्या डिनोट कर रहा है, येलो डिनोट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अगर हम फॉर्म की बात करें कि ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये AB2 फॉर्म का है, बट ये AB2 फॉर्म का नहीं है। AB2 फॉर्म का तो कार्बन डाइऑक्साइड था, बट इसमें तो लोन पेयर भी है, तो ये है AB2E फॉर्म का। E का मतलब है कि इसमें एक लोन पेयर है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जिसमें 2 लोन पेयर है तो उसमें हम लिखेंगे E2, जिसमें 4 लोन पेयर है उसमें हम लिखेंगे E4, मतलब
ई जो है वो बेसिकली लोन पेयर को डिनोट करेगा, बी जो है वो बॉन्डेड पेयर को डिनोट करेगा और ए जो है वो सेंट्रल एटम डिनोट करेगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इस स्लाइड में हम 3 मस्त वाले एग्जाम्पल्स लेंगे, एक मीथेन, एक एमोनिया और एक वाटर, और हम देखेंगे यहां मजेदार बात यह है कि इन तीनों की ज्योमेट्री सेम है लेकिन इनकी शेप्स अलग अलग हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में हम उसके सेंट्रल एटम को ढूंढते हैं। तो मीथेन में कौन सा है सेंट्रल एटम, कार्बन। एमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन है और वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कार्बन है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब अगर हम इनके लुईस स्ट्रक्चर बनाएं, लुईस स्ट्रक्चर से पहले चलो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेते हैं। कार्बन में कितने हैं 2 + 2 4, नाइट्रोजन में है 2 + 3 5, ऑक्सीजन में है 2 + 4 यानी कि 6। ठीक है, तो इनका अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो लगभग इनके लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सबको पता ही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब लुईस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं, है ना। लोन पेयर निकालते हैं फिर बॉन्ड पेयर। पहले स्ट्रक्चर में देखो कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में लगे हुए हैं, तो लोन पेयर 0 है। यहां नाइट्रोजन के केस में देखते हैं तो एक लोन पेयर है। इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर 2 लोन पेयर है। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर की। यहां पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो यानी कि 4 बॉन्ड पेयर है। यहां पर 1 2 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर है। यहां पर 1 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या होता है, नॉर्मली लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर निकालते हैं हम। तो 0 + 4 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जो है वो तीनों के लिए 4 है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन तीनों का जो ज्योमेट्री है वो सेम होगा। तीनों का ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रन। याद करो हमने वो बैलून बनाया था ना, जब 4 बैलून्स थे तो हम कौन सा स्ट्रक्चर बना पा रहे थे, टेट्राहेड्रन। तो यानी कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रन। अब सवाल उठता है कि इनका शेप क्या होगा, और शेप के केस में हम क्या देखते हैं कि लोन पेयर सब में अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन में तो लोन पेयर 0 है, तो मीथेन के लिए शेप क्या होगा, तो मीथेन के केस में शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री, तो इसीलिए मीथेन का जो शेप है दैट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रन। तो हम देखते हैं ये पिंक वाला सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन, और ये 4 व्हाइट जो है ये क्या है, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं एमोनिया की। एमोनिया के केस में हम देखते हैं कि ये येलो है, क्यों, क्योंकि यहां पर है लोन पेयर। और जब हम शेप की बात करते हैं तो मेरा लोन पेयर क्या हो जाता है, इनविजिबल, क्योंकि शेप हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर बताता है। तो अगर ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ तो नीचे हमको किस तरह का शेप दिख रहा है, ये वाली शेप को अगर सिर्फ कंसीडर करें तो ये कैसा वाला शेप है, दिस इज इन द शेप ऑफ पिरामिड, तो इसीलिए ये हो जाएगा पिरामिडल। तो एमोनिया का जो है ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रन बट शेप होगा पिरामिडल। अब बात करते हैं वाटर की। अब वाटर में जो है यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो हमें दिख कितना पार्ट रहा है, दिख तो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट रहा है। और ये कैसा शेप है, ये है बेंट शेप। ठीक है, तो ये हो गया वाटर का शेप। तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल था जहां पर हम क्या देखते हैं कि सबकी ज्योमेट्री सेम है लेकिन सबकी शेप्स अलग हैं, क्योंकि सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूँ। तीनों जो है टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री है बट जो एंगल है ना वो भी सबके अलग अलग हैं। जब हम यहां पर मीथेन के इस एंगल की बात करेंगे सो दिस एंगल इज 109.5 डिग्री। जब हम एमोनिया में इस एंगल की बात करेंगे सो दिस एंगल इज 107 डिग्री, और जब हम वाटर में इस एंगल की बात करेंगे सो दिस इज 104.5 डिग्री। अब आप पूछोगे कि ये एंगल्स क्यों चेंज हो रहे हैं, एंगल्स कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। हमने पढ़ा था कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है
उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ठीक है, तो देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में लोन पेयर था ही नहीं, ठीक है, दूसरे वाले में एक लोन पेयर है, तो जैसे ही ये लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये इसे थोड़ा सा धक्का मारेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। जैसे ही धक्का मारेगा तो ये दोनों क्या होंगे, थोड़े इधर आ जाएंगे, तो ये ओवरऑल जो ये एंगल है ना, ये एंगल कम हो जाएगा पहले से। अब उसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें तो यहां पर तो दो लोन पेयर है, तो इन लोन पेयर के भी रिपल्शन होंगे आपस में, तो यहां पर ये थोड़ा और ज्यादा धक्का मारेंगे इन्हें, तो एज अ रिजल्ट ये वाला जो एंगल है थोड़ा और छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 104.5 डिग्री। क्लियर? ग्रेट। अब बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म की, किस फॉर्म में है। अगर CH4 की बात करें तो इसका फॉर्म है AB4, यानी कि AB4 फॉर्म वाला किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रन होगा। अगर हम NH3 की बात करें तो ये किस फॉर्म में है, AB3 के फॉर्म में है क्या? नहीं, यहां तो लोन पेयर भी है, तो यानी कि E भी लिखेंगे हम, तो ये है AB3E के फॉर्म में। अगर हम बात करें H2O की, ये किस फॉर्म में है, ये है AB2E2, क्योंकि यहां पर दो लोन पेयर है, राइट। तो सबको समझ में आ रहा है। तो अब जब आप अपने टेक्स्ट बुक में उस टेबल को देखोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि वो जो AB2, AB3, AB2E2 इस तरह की जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्या है। तो बच्चों यहां तक कैसा समझ में आ रहा है? आई होप कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब मैं एक चीज बताऊंगी कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे एक बड़ी सी टेबल दी हुई है जिसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स के मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताया हुआ है। इन द फॉर्म AB2, AB3, AB3E, AB3E2, इस तरह के अलग अलग फॉर्म्स के दिए हुए हैं आपके पास एक टेबल। बट डू यू थिंक आपको उसे याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जिस तरीके से हर एक मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं हम उसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करो, सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स निकालो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करो। बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेल द ज्योमेट्री। एक बार ज्योमेट्री पता चल गया, उसके बाद फोकस ऑन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और उनको देखते हुए यू कैन टेल अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट्स इट, इट इज दैट सिंपल। तो चलो अब हम कुछ थोड़े बड़े और थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी ये सेम स्टेप्स ट्राई करते हैं। चलो तो अब हम एग्जांपल लेते हैं PCl5 का, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, बड़े हैं मॉलिक्यूल्स बट घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम अपना वही थ्योरी फॉलो करेंगे। तो यहां पर मेरा सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम है फास्फोरस। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाने के लिए चलो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। वैलेंस शेल क्या हो जाएगा? n=3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 + 2 यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम फास्फोरस का लुईस स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर लोन पेयर है 0 और बॉन्ड पेयर कितना है? 5, क्योंकि 5 बॉन्ड्स हैं तो 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो बस अपना वही स्ट्रैटेजी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना होगा? 0 + 5 यानी कि 5 है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी कि 5 बैलून वाला सिनेरियो। 5 बैलून से हम कैसा स्ट्रक्चर बना पा रहे थे? हम बना रहे थे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यानी कि PCl5 की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो एक बार अगर आपको ये बलून वाले स्ट्रक्चर्स दिमाग में सेट हो गए ना, तो इनमें से कुछ भी देखो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आप खुद से निकाल लोगे कि कौन सा ज्योमेट्री होगा, कौन सा शेप होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप क्या होगा? यहां पर लोन पेयर 0 है यानी कि शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, तो इसका शेप भी होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। अब जहां मैंने लिख दिया है वहीं पे फोटो आ गई है, बट कोई बात नहीं। तो पिंक कलर जो है दैट इज फास्फोरस और बाकी जो व्हाइट वाले हैं ये सारे क्लोरीन एटम्स हैं। क्लियर? तो अगर हम इस मॉलिक्यूल के फॉर्म की बात करें कि ये किस फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में है? AB5, क्योंकि यहां पर कोई लोन पेयर तो है नहीं, है ना। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में जानना है कि कितना एंगल होता है, क्या होता है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि ये
इसके और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और ये दोनों बैलून के बीच का जो एंगल रहेगा दैट विल बी 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं SF4। ठीक है, S क्या हो गया? सल्फर। तो मेरा सेंट्रल एटम क्या है यहां पर? सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो वैलेंट शेल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 4 यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम रफली इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से ये जो है 4 जो है इस तरीके से फ्लोरीन से जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना हुआ? लोन पेयर यहां पर है 1 और बॉन्ड पेयर कितना है? 4 बॉन्ड से, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 1 + 4 यानी कि 5 मतलब वही अपना 5 बैलून वाला ज्योमेट्री। एंड व्हाट इज दैट 5 बैलून वाला ज्योमेट्री? ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब सवाल उठता है कि इसका शेप क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो लोन पेयर भी है, राइट? तो इसका शेप क्या होगा? यहां पर SF4 के लिए हम एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर का जब हम एक्चुअली लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है जो पॉसिबल है। 2 लुईस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। एक ये वाला जिसे हम लेफ्ट से कहते हैं A, इसे हम कहते हैं B। ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ लोकेटेड है। इनको थोड़ा और बेटर दिखाने के लिए ऐसे दिखा सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि ये लोन पेयर का रिपल्शन जो है इन बॉन्ड्स के साथ हो रहा है एट 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इस वाले बॉन्ड के साथ 90 डिग्री पे, इस वाले बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री पे, और इस वाले बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री पे, राइट? क्योंकि ये यू खड़ा है और ये दोनों बॉन्ड ऐसे हैं, लेटे हुए हैं, करेक्ट? सो बेसिकली इस वाले केस में हमारे पास 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है? जिस स्ट्रक्चर में रिपल्शन कम है वो ज्यादा अच्छा है, राइट? तो यहां पर हमने देखा भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 3 हमें रिपल्शन मिल रहे हैं एट 90 डिग्री। अगर हम सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस तो हैं, बट यहां पर सिर्फ 2 रिपल्शन है। एक तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एक ये वाला रिपल्शन होगा और एक ये वाला रिपल्शन होगा। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं एट 90 डिग्री। तो यानी कि रिपल्शन किसमें कम है? इसमें कम है। तो यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज मोर स्टेबल। तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम बताएंगे कि इसका शेप क्या होगा। ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, ठीक है, बट ये वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, जब आप शेप की बात करोगे तो ये लोन पेयर इनविजिबल हो जाएगा, राइट? तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये और ये, ठीक है। और ये कैसा दिख रहा है? इसे अगर मैं यूं घुमा दूं इस तरफ तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, है कि नहीं? और ये कैसा दिख रहा है? ये सी सॉ की तरह दिख रहा है। इधर एक बच्चा बैठा है, इधर एक बच्चा बैठा है, मजे ले रहे हैं पार्क में, राइट? तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सी सॉ स्ट्रक्चर। और इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो हम कुछ यूं बनाते हैं। देखो सी सॉ की तरह है ना, इधर एक बच्चा है, इधर एक बच्चा है, करेक्ट? तो इसीलिए इसे कहते हैं हम सी सॉ स्ट्रक्चर। और ये येलो वाला क्या है? यहां पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये सी सॉ स्ट्रक्चर, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, बट आप देखो इनमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ आ गया कि किस स्ट्रक्चर को सी सॉ स्ट्रक्चर कहते हैं तो आप अपने आप ही बना लोगे, है कि नहीं? तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है वेस्पर थ्योरी पे, किस तरह हम वेस्पर थ्योरी को यूज कर रहे हैं। चलो फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज ClF3। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे हम? शुरुआत कहानी की हमेशा होती है सेंट्रल एटम से, जो कि है क्लोरीन। क्लोरीन का हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 5 यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। इसका अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि यहां पर लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, राइट। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5। तो 5 बलून का अरेंजमेंट कैसा दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था, यानी कि मेरा ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ClF3 का ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री तक तो हमेशा ही कहानी सिंपल रहती है। अब बात आती है शेप की, इसका शेप क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हम फिर से देखते हैं कि ClF3 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके 3 पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और हमें बताना है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर अब हमारे लिए बेस्ट है। वही स्ट्रक्चर बेस्ट है जो ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल कौन है, जहां रिपल्शन सबसे कम है, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि जो लोन पेयर, मतलब इनको अगर हम इस तरीके से डिनोट करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये बहुत कम है कंपेयर टू बाकी स्ट्रक्चर। बाकी स्ट्रक्चर में देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है ना, ये बहुत ज्यादा है बाकी सब, ये दोनों ही स्ट्रक्चर में, चाहे ये है या ये है, राइट। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे कम कहां पर है, वो इसमें है। और चूंकि यहां सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ये वाले स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान दें तो मेरा शेप कैसा है, शेप की जैसे ही बात करेंगे तो ये लोन पेयर गायब हो जाएंगे। तो मुझे कैसा सा शेप दिख रहा है, मुझे कुछ यूं दिख रहा है शेप। अब इसे अगर मैं ऐसे घुमा दूं पूरे शेप को तो मुझे क्या मिलेगा, टी के शेप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो इसीलिए इसके शेप को हम कहते हैं टी शेप। और फाइनल स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, देखो ये टी के जैसा दिख रहा है, राइट। येलो वाले तो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इग्नोर मार देंगे जब हम शेप की बात करेंगे। शेप में तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है विच इज लाइक अ टी, सो दिस इज टी शेप। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है कि नहीं। तो चलो अब अगला एग्जाम्पल हम लेंगे SF6। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यानी कि अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 4 6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर में। और अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो हम क्या देखते हैं कि ये 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो यानी कि इसमें लोन पेयर कितने हैं, 0, और इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, राइट। तो फिर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 6। तो याद करो जब हम 6 बलून्स की अरेंजमेंट की बात कर रहे थे तो उनका शेप कैसा था, 6 बलून का जो अरेंजमेंट था दैट वाज ऑक्टाहेड्रल। तो मेरी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब अगर हम बात करें शेप की तो यहां पर लोन पेयर 0 है, तो इसीलिए शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री, तो शेप भी इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होगा, देखो बीच में पिंक वाला जो है दैट इज सल्फर और बाकी सारे व्हाइट वाले इज फ्लोरीन। तो इस तरह का शेप और ज्योमेट्री होगा SF6 का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, जो कि है BrF5 ब्रोमीन फ्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेंट्रल एटम इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या फिर आपको जानना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो जानना है। तो ब्रोमीन कौन से वाले ग्रुप में आता है, ग्रुप 7 में आता है। तो यानी कि ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7, सिंपल है कि नहीं। अब देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कह रहा है BrF5, मतलब 1 2 3 4 5 तो ये फ्लोरीन के साथ बना रहा है बॉन्ड, बट इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, यानी कि 2 और भी एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब यहां पर लोन पेयर कितना है, 1। एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर डू वी हैव, 1 2 3 4 5।
So 5 bond pair. So lone pair plus bond pair will be 1 plus 5, that is 6. तो मतलब 6 balloon वाला arrangement will be the geometry and 6 balloons make an octahedral. So geometry will be octahedral. अब बात करते हैं शेप की. शेप क्या होगा? यहां पर तो लोन पेयर 1 है ना? तो जब भी हम शेप की बात करेंगे तो हम कैसे देखेंगे? हम इस ऑक्टाहेड्रल शेप में से लोन पेयर को इग्नोर कर देंगे. तो इफ यू फॉरगेट अबाउट द लोन पेयर तो हमें क्या दिख रहा है? देखो ये जो शेप हमें दिख रहा है ये किस तरह का शेप है? बिल्कुल कुछ भी बुक से देख के बताने की जरूरत नहीं है. आप खुद से सोचो कि ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? पिरामिड के जैसा दिख रहा है? एग्जैक्टली. तो ये एक पिरामिड है. कैसा पिरामिड है? इसका बेस देखो. पिरामिड का बेस जो है दैट बेस इज लाइक अ स्क्वायर. मतलब एक स्क्वायर बेस के ऊपर पिरामिड बना हुआ है. तो इस शेप को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसे स्क्वायर पिरामिड. बहुत से बच्चे समझे बिना ना इसे याद करने की कोशिश करते हैं एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड. कभी स्क्वायर पिरामिड को स्क्वायर प्लेनर लिख देंगे, कभी स्क्वायर पिरामिड को ट्रायंगुलर पिरामिड लिख देंगे और सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. राइट? इसीलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये शेप को देख करके ही हमने बता दिया कि दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड एंड दैट्स इट. ठीक है? तो इसे और डिटेल में देखना हो तो यहां देख सकते हो आप, जहां पर एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स भी दिया हुआ है. हालांकि आपके लेवल पर दिस इज इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री एंड शेप. ठीक है? चलो नेक्स्ट एक फाइनल एग्जांपल देखते हैं विच इज जेनॉन फ्लोराइड XeF4. ये कैसे बनेगा? ठीक है, हम क्या करेंगे? हम तो वही करेंगे भाई. जेनॉन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 8 नोबल गैसेस. तो यानी कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8. ठीक है ना? तो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर हम लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलें तो जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जेनॉन के तो टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 4 तो यूज हो गए, बट इसके अलावा भी 4 और बचे हुए हैं. करेक्ट? तो इसका मतलब इसमें लोन पेयर कितने हैं? 1 2 लोन पेयर हैं. बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4. सो मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना है? 2 + 4 मतलब 6. तो 6 बलून्स मतलब कौन सा वाला ज्योमेट्री होगा? ऑक्टाहेड्रल. एग्जैक्टली. अब आते हैं हम शेप पर. शेप कैसा होगा इसका? शेप हम बस उसी लॉजिक से देखेंगे. जो ये मेरे जो लोन पेयर्स है ना, इनको हम भूल जाते हैं. अगर इनको भूल जाते हैं तो मुझे कैसी शेप दिख रही है? ध्यान से देखो, ये शेप कैसी सी दिख रही है? स्क्वायर की तरह दिख रही है. राइट? क्योंकि ऐसे आपको इधर से लग रहा है कि रेक्टेंगल है, बट एक्चुअली ये 3D सॉर्ट ऑफ है. राइट? तो ऊपर से आप देखोगे तो आपको स्क्वायर दिखेगा. सो दिस इज अ स्क्वायर. बट इस स्क्वायर को हम क्या बताएंगे? क्योंकि चूंकि हम 3D में बात कर रहे हैं तो थोड़ा स्पेसिफिक बताना बेटर होगा. ये स्क्वायर जो है ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है. करेक्ट? तो इसीलिए इस शेप को हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर. ठीक है? और अगर हम इस मॉलिक्यूल के फॉर्म की बात करें, ये किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है? AB4 नहीं, यहां पर लोन पेयर भी है तो E भी रहेगा. और कितने लोन पेयर है? 2. तो ये हो जाएगा E2. तो ये किस फॉर्म का मॉलिक्यूल है? AB4E2. क्लियर? तो बच्चों व्हाट डू यू थिंक? ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी से हम काफी आसानी से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के शेप्स और उनके ज्योमेट्रीज के बारे में बता पा रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी. इसकी खासियत क्या थी? एक तो इट इज वेरी सिंपल टू यूज. अगर आपको सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आई थिंक उतना नॉलेज ही इनफ है टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. तो इट्स प्रिटी सिंपल टू यूज. इससे हम काफी सारे मॉलिक्यूल्स के शेप और उनके ज्योमेट्रीज बता पा रहे हैं. तो अब हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के डीमेरिट्स की. इनमें खामियां क्या थी, क्या लिमिटेशंस थी? तो पहला लिमिटेशन तो ये था कि ये थ्योरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए फेल हो गई. क्यों? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा? सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे. तो उस लॉजिक के साथ उनके शेप्स सेम होंगे, बट ऐसा था नहीं. तो इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये थ्योरी फेल हो गई. इतना ही नहीं, कई सारे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के लिए भी ये थ्योरी फेल हो गई. तीसरा डीमेरिट ये था कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड नहीं थी.
हमने पढ़ा था राइट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि पहले था क्लासिकल थ्योरी, बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम तक जो था वो क्लासिकल थ्योरी था, जहां पर हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल शेल्स में घूमता है, गोल गोल ऑर्बिट्स में घूमता है। तो ये जो हमारी वेस्पर थ्योरी है ये भी उसी थ्योरी पे बेस्ड है, जहां पर हम कह रहे हैं कि हमारा वैलेंस शेल जो है वो एक पर्टिकुलर स्फीयर है और उसी में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। एंड फाइनली जो चौथा डिमेरिट था वो ये था कि इस थ्योरी से हमें शेप तो पता चल रहा है बट उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता चल रहा है। मतलब यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं पता चल रही है किसी भी मॉलिक्यूल के कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी या कैसी होगी, इस बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, और क्या, इसकी वजह से एक और अगला थ्योरी आया, और जो अगला थ्योरी आया उसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, ये थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी फर्दर बाद आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम कहते हैं MOT। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए यहीं तक, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे लगता है आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलेंस बैंड थ्योरी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, तो फिर कुछ भी मिस करना नहीं है। और इस वीडियो के अंदर हमने जो भी चीजें सीखी हैं इन सबको आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर। और हमेशा की तरह अगर कॉन्सेप्ट हुआ है क्रिस्टल क्लियर तो कॉमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो मैं जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।